हेलो। इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड मैं ये पार्ट 1 या मीन्स 15 क्वेश्चन का एक मैं सीरीज़ बना रहा हूँ। तो मैं हूँ राजकमल। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला मैं क्वेश्चन सीरीज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे वीडियोस मैं बना रहा हूँ और तो लोग होता है कि वो क्वेश्चन बनाना चाहता है कि आखिर में मैं तो पहला क्वेश्चन है कि विच यूएस प्रेसिडेंट विजिटेड फॉर फर्स्ट टाइम इन कम्युनिस्ट चाइना। तो मीन्स पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था जो कम्युनिस्ट चाइना में गया था। वैसे मैंने आपको बताया था कि चाइना दो तरीका का होता है, एक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना दो तरीका का होता है, एक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और एक रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो रिपब्लिक ऑफ चाइना को रिलेट होता है ताइवान और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना मीन्स आज का जो हम चाइना जानते हैं कम्युनिस्ट चाइना। तो बताइए कौन यूएस प्रेसिडेंट था जो 1972 में पहली बार चाइना को विजिट किया था। तो पहला ऑप्शन में हैरी एस ट्रूमैन, सेकंड जॉन एफ कैनेडी, तीसरे रिचर्ड निक्सन और चौथे जिमी कार्टर। तो मैं पहले चारों राष्ट्रपति के बारे में बता दूं क्यों इनके फीचर्स के बारे में। तो हैरी एस ट्रूमैन ही पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्होंने जापान पर परमाणु बम गिराने का ऑर्डर दिया था। तो ये फिर जॉन एफ कैनेडी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के समय यूएस के प्रेसिडेंट थे। रिचर्ड निक्सन जो कि वाटरगेट स्कैंडल इनके समय हुआ था और इंडिया जो और पाकिस्तान का जो 1971 में जो वार हुआ था उसमें भी ये रिचर्ड निक्सन ही अमेरिकी राष्ट्रपति थे। और जिमी कार्टर मीन्स ईरान हॉस्टेज क्राइसिस जब हुआ था, जब अमेरिकी डिप्लोमेट को ईरानियन ने कैद बना लिया था, उस समय जिमी कार्टर वहाँ के राष्ट्रपति थे। तो मुझे लगता है कि आप अपना पॉज कर सकते हैं और इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर है रिचर्ड निक्सन। सो सेकंड क्वेश्चन है कि हु स्टेटेड दैट टेररिज्म इज नॉट लाइक हरिकेन बिफोर विच वी आर हेल्पलेस। मीन्स टेररिज्म हरिकेन नहीं होता है जिसके पहले हम एकदम हेल्पलेस होते, एकदम मतलब उसके पहले हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा जॉर्ज सॉर्ट्स ने कहा था, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा था, टोनी ब्लेयर जो कि इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने बोला था, या बिल क्लिंटन जो कि ये भी अमेरिकी राष्ट्रपति थे इन्होंने बोला था। तो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जॉर्ज सोल्ट्स, उन्होंने बोला था कि टेररिज्म इज नॉट लाइक हरिकेन बिफोर विच वी आर हेल्पलेस। तो तीसरा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ नाटो। मीन्स नाटो का मेंबर इनमें से कौन सा देश है जो कि नहीं है। नॉट नाटो के बारे में मैं बता दूं कि नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मिलिट्री अलायंस है, इसको मतलब हेड करता है यूएस। तो इसमें कौन कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि मेंबर नहीं है। तो मैं बता दूं कि हंगरी, बेलारूस, चेक रिपब्लिक, पोलैंड। तो आप पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं। तो मैं बता दूं कि बेलारूस इसका मेंबर नहीं है। बेलारूस रशिया का बहुत ही क्लोज अलाई है और ये सीएसटीओ का मेंबर है। मीन्स सीएसटीओ रशिया का के द्वारा हेड किया जाता है जो उसका मिलिट्री अलायंस है। तो इसमें बेलारूस सही आंसर होगा। फिर चौथा है कि आप बताइए कि ये कुछ बुक्स का नेम है और ये ऑथर का नेम है। तो इसमें से कौन सा बुक्स किसने लिखा है? तो थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उसके बाद से द स्टेट ऑफ वॉर, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे फेमस कोई अगर बुक है इनमें से तो पॉलिटिक्स अमंग नेशंस है जिसको हैंस जे मॉर्गनथाउ ने लिखा था। फिर से क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस जिसको सैमुअल पी हंटिंगटन ने लिखा था। फिर थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इसको केनिथ वॉल्ट्स ने लिखा था। और लास्ट में जो बचा द स्टेट ऑफ वॉर इसको स्टैनली हॉफमैन ने लिखा था। फिर फिफ्थ क्वेश्चन आता है कि द पाकिस्तानी सबमरीन विच वाज संक इन द बे ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द बांग्लादेश वॉर ऑफ 1971 वार वाज नोन एज। मीन्स कौन सा ऐसा पाकिस्तानी सबमरीन था जो कि 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तो बंगाल की खाड़ी में उसको डुबो दिया गया। तो उसका नाम क्या? देखिए पाकिस्तान का अगर कोई भी होता है सबमरीन एयरक्राफ्ट कैरियर तो उसे पीएनएस कहा जाता है, और इंडिया का होता है तो उसे आईएनएस कहा जाता है, और अमेरिका का होता है तो उसे यूएसएस कहा जाता है। तो पाकिस्तान का मतलब पीएनएस। तो आप बताइए वो कौन सा था जो कि बे ऑफ बंगाल में डूब गया? तो पीएनएस खुलती था, पीएनएस चाशनी था, पीएनएस स्टिक्स था या पीएनएस गाजी था। तो आंसर इसका है पीएनएस गाजी। वैसे मैं बता दूं पीएनएस खुलती ऐसा कुछ नहीं है, पीएनएस चाशनी ऐसा भी कुछ नहीं है, पीएनएस स्टिक्स ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पीएनएस गाजी ही असली आंसर होगा। वैसे गाजी अटैक एक मूवी भी आया था 2018 में। तो गाजी अटैक बहुत ही फेमस मूवी था जिसमें ये पीएनएस गाजी के डूबने का दिखाया गया है। उसके बाद क्वेश्चन आता है हु ऑफ द फॉलोइंग वाज कॉल्ड एज रेड नेपोलियन। मीन्स किसको रेड नेपोलियन कहा जाता है? तो ऑप्शन है माओ जेडोंग, लेनिन, हो ची मिन और वो नियोंग ग्याप। तो इसका आंसर है वो नियोंग ग्याप। वो नियोंग ग्याप है जो कि
वियतकॉन्ग जो कि एक वियतनामीज मतलब गुरिल्ला फोर्स था जो कि यूएस से लड़ने के लिए बनाया गया था, तो उसको बनाने वाले वो नियोंग गैप ही थे, तो इसीलिए इनको रेड नेपोलियन भी कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा 4 वो नियोंग गैप। फिर से क्वेश्चन है 7, अरेंज द फॉलोइंग मीटिंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मीन्स इसको क्रोनोलॉजिकल यानी सबसे पहले कौन हुआ था, फिर कौन हुआ था, फिर कौन हुआ था, उसके बाद लास्ट में कौन होती है ये बताना है। तो ऑप्शन है लाहौर समिट, ताशकंद समिट, आगरा समिट और शिमला समिट। तो इसमें देखिए सबसे पहले हुआ था ताशकंद समिट, इसी में शास्त्री जी और अयूब खान के बीच हुआ था, ये 1965 में हुआ था। उसके बाद सब हुआ था शिमला एग्रीमेंट जो 1971 के बाद हुआ था, ये इंदिरा गांधी और बेनजीर भुट्टो के बीच हुआ था। फिर से लाहौर समिट जो कि नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच हुआ था। और आगरा समिट हुआ था मनमोहन सिंह और परवेज मुशर्रफ के बीच। तो पहले हुआ था ताशकंद, सेकंड वन इज शिमला, थर्ड वन इज लाहौर एंड फोर्थ वन इज आगरा। सो अब 8वें क्वेश्चन पर हम आते हैं कि ये with whom will you associate the idea that liberal democracy represent the determinate end point of human history, मीन्स कौन ये सबसे पहले एसोसिएट करता है कि लिबरल डेमोक्रेसी है वो ह्यूमन हिस्ट्री का एक लास्ट पॉइंट है। तो सैमुअल पी हंटिंगटन, फ्रांसिस फुकुयामा, जॉन जे मीयरसाइमर और माइकल डोयल। तो इसका आंसर होगा फ्रांसिस फुकुयामा। इन्होंने अपना एक बुक भी लिखा जब कोल्ड वार समाप्त हो गया यूएस और यूएसएसआर के बीच में, जिसमें यूएसएसआर की हार हुई, तो उन्होंने एक बुक लिखा एंड ऑफ हिस्ट्री। उसी में इन्होंने बयान किया कि लिबरल डेमोक्रेसी है वही ह्यूमन हिस्ट्री का लास्ट पॉइंट है जो लिबरल डेमोक्रेसी। सो 9th क्वेश्चन पर हम आते हैं कि इसका क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग असर्टेड दैट क्लाइमेट चेंज इज बिगर थ्रेट दैन टेररिज्म। किसने कहा था कि क्लाइमेट चेंज जो कि जलवायु परिवर्तन है वो टेररिज्म यानी आतंकवाद से ज़्यादा खतरनाक है। तो इसे किसने बोला था? तो ऑप्शन है डेविड किंग, आर.के. पचौरी, हैनस अल्फोवेन और फोर्थ ऑप्शन इज इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर। तो इसका आंसर होगा डेविड किंग। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि मैच द रूलर विद द रिस्पेक्टिव कंट्री, यानी इस रूलर को आप किस कंट्री से रिलेट करेंगे? हौसनी मुबारक, कर्नल गद्दाफी, जीन एल आबिदीन बिन अली, फिर अली अब्दुल्ला साले। तो मैं बता दूं हौसनी मुबारक को 2011 में अरब स्प्रिंग के बाद हटाया गया था और ये 28 साल तक शासक बने रहे थे इजिप्ट के। तो हौसनी मुबारक को इजिप्ट से मिलान कर दिया। कर्नल गद्दाफी फेमस थे, इन्होंने लीबिया में रूल किया था सालों तक। जीन अल आबिदीन बिन अली, इनको सबसे पहले ट्यूनीशिया से हटाया गया 2011 में। अरब स्प्रिंग ट्यूनीशिया से ही शुरुआत हुआ था। और अली अब्दुल्ला साले ये प्रेसिडेंट थे यमन के। फिर हम 11th क्वेश्चन पर आते हैं कि द वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज ड्राइवन बाय सेल्फ इंटरेस्ट रिलेट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी, यानी कौन सा थ्योरी इंटरनेशनल रिलेशंस का कहता है कि जो विश्व राजनीति है वो सेल्फ इंटरेस्ट से चलता है, वो सेल्फ इंटरेस्ट से चलता है। तो ये जो कि ये जो कमेंट है ये किस थ्योरी से रिलेट करता है? रियलिज्म, आइडियलिज्म, कॉलोनियलिज्म या वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी? तो रियलिज्म के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। रियलिज्म का मतलब होता है यथार्थवाद, आइडियलिज्म का मतलब होता है आदर्शवाद, कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है जो कि कॉलोनी बनाता था, और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। तो देखिए इसका आंसर वो होता है रियलिज्म से, कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो होता है वो चलता है सेल्फ इंटरेस्ट से, यानी स्वार्थ से चलता है ये। फिर से 12वीं क्वेश्चन पर हम आते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस देश में ऑपरेट करता है सबसे ज़्यादा? तो देखिए हमास जो है, हमास, हिजबुल्ला, हागने और मुस्लिम ब्रदरहुड, ये किस मतलब की कंट्री में ये पाया जाता है? तो देखिए इसका मैं बता दूं तो चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमास पैलेस्टीन में काम करता है, हिजबुल्ला लेबनान में काम करता है, हागने ये इजिप्ट में काम करता है, और मुस्लिम ब्रदरहुड हागने इजराइल में और मुस्लिम ब्रदरहुड इजिप्ट में काम करता है। तो इसमें बस सी वाला का आंसर डी होगा और डी वाला का आंसर सी होगा। सो अब हम चलते हैं 13th क्वेश्चन पे कि मैच द फॉलोइंग, यानी ये जो लीडर्स है वो किस कंट्री को बिलोंग करते हैं? तो देखिए अशरफ गनी, फिर से बीटी रणदिवे, महिंदा राजपक्षे और सुकर्णो। तो देखिए अशरफ गनी बिलोंग करते हैं
अफगानिस्तान को बीटी रणदीवे, इंडिया को ये मार्क्सिस्ट लीडर थे महिंदा राजपक्षे, श्रीलंका को, और सुकर्णो इंडोनेशिया को। फिर हम 14th क्वेश्चन पर आते हैं कि सर क्रिक जो इशू है वो किन के बीच है। तो सर क्रिक मैं बता दूं ऑप्शन है इंडिया चाइना, इंडो पाक, यूके या स्कॉटलैंड या फ्रांस और जर्मनी के बीच में। तो मैं बता दूं सर क्रिक जो है वो रन ऑफ कच्छ में आता है और ये गुजरात में आता है, इसलिए ये सर क्रिक की लड़ाई दो देशों के बीच है और वो है इंडिया पाकिस्तान। इसके नाम पर मत जाइएगा, सर क्रिक भारत और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई है, यूके और स्कॉटलैंड के बीच की लड़ाई नहीं है। फिर 15th क्वेश्चन पर आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द क्लोजेस्ट मैरीटाइम बाउंड्री विथ इंडिया, यानी भारत का जो तटीय सीमा है सबसे नज़दीक किन देशों के बीच है। सबसे नज़दीक तटीय जो सीमा है वो किसके नज़दीक है। तो ऑप्शन है म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड। तो देखिए एक हम अपना लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं म्यांमार के साथ, ठीक है ना, बट हम इसके साथ अपना मैरीटाइम बाउंड्री उतना नज़दीक नहीं शेयर करते हैं, बल्कि इसका आंसर होगा इंडोनेशिया। हम इंडोनेशिया के साथ अपना मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करते हैं, क्योंकि अगर आप पूरा होल इंडिया का मैप देखते हैं और अंडमान एंड निकोबार से सिर्फ 28 किलोमीटर की दूरी पर ही इंडोनेशिया का जावा द्वीप आता है। तो सबसे नज़दीक हमारा मैरीटाइम बाउंड्री कौन है, तो इंडोनेशिया का है। सो थैंक्स। आपको ये कैसा लगा, आपने कितना क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो कैसा लगा आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए। सो थैंक्स।